हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, इंडियन डेमोक्रेसी चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्स। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसमें ये जो पार्ट है इसमें हमने जो डिटेल आंसर्स है उनको कवर किया है। इसका जो दूसरा वीडियो है उसमें आपको पूरी रिमेनिंग एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। अगेन, सबसे पहली बात, जब आपको यहाँ पे बताया गया है कि डिटेल है तो ऑब्वियस ही बात है आपका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग होगा और डिटेल्ड होगा। अब आपके ऊपर है, आप इसको भी कट शॉर्ट करके अपने तरीके से याद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस तरीके की सोशल इनइक्वालिटीज इंडिया में देखने को मिलती है। सोशल इनइक्वालिटी मतलब जो सामाजिक तौर पर असमानताएं हैं, बराबरी नहीं है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन कौन सी हैं कि इन इनइक्वालिटीज को रिमूव किया जा सके, यानी संवैधानिक तौर पर आप ऐसे क्या सॉल्यूशंस दे रहे हैं जिससे ये इनइक्वालिटीज कम करी जा सके या हटाई जा सके। तो सबसे पहले देखते हैं सोशल इनइक्वालिटीज कौन सी। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, जो भेदभाव होता है या सामाजिक तौर पर आपको अलग रखा जाता है कास्ट के आधार पर, इसके कारण जो है क्या होता है, आपकी जो पहुंच है वो बराबरी के तौर पे नहीं हो पाती। खास तौर से रिसोर्सेज जो हैं, संसाधन उनके लिए, पढ़ाई लिखाई में या फिर रोजगार में। तो ये जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है, इसके ही कारण आपकी पहुंच इन चीजों तक नहीं हो पाती। अब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये खास तौर पे अभी हम अगर अपना इतिहास देखें तब से ये जो है, जो एक सिस्टमैटिक तौर पे इन लोगों को फायदा नहीं हुआ है, इनको डिसएडवांटेजेस हुई हैं कि इनको कभी अलाउ नहीं किया जाता था कि भाई आप जो है इस तक अपनी पहुंच बना पाए, तो उनके लिए जो है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल रहा। तो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी के कारण शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो है बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़े। फिर आती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पे एक डिस्पैरिटी मतलब अगेन इट इज असमानता, गैप जो है रिच और पुअर के बीच में एग्जिस्ट करता है। इससे क्या होता है, अब जो हेल्थ केयर है, हमारी एजुकेशन है या जो बेसिक सर्विसेज हैं, उस तक सेम चीजें की पहुंच नहीं हो पाती। जो रिच होते हैं वो अफोर्ड कर पाते हैं, आसानी से इन चीजों को हासिल कर लेते हैं, पर जो गरीब आदमी है उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इन सर्विसेज को अफोर्ड कर पाए। रूरल और अर्बन जो है वो भी डिवाइड करता है ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, या और बढ़ाता है। बेसिकली क्या है, अब गांव के लोग और शहर के लोगों में फर्क यही हो जाता है, गांव में आपको कोई ज्यादा सुविधा नहीं होती, पहले के टाइम से भी नहीं थी, और अर्बन में यानी शहरों में आपको ये सुविधाएं मिल जाती है। तो जो शहर वाले हैं वो तो इन चीजों का लाभ ले लेते हैं, पर गांव वालों के लिए मुश्किल होती है इन सब चीजों को करना, क्योंकि उनके पास आर्थिक तौर पर उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। तो ये हो गया इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। फिर आता है जेंडर इनइक्वालिटी। अब जो विमेन है, गर्ल्स हैं, उनको भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लाइफ के पहलू होते हैं जिसमें आपका एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, लीगल राइट्स हो गई। जेंडर बेस्ड खास तौर से वायलेंस और अनइक्वल जो पे होती है, यानी कि वेजेस जो होते हैं, वो अहम मुद्दे हैं, या जो एक तरह से आपको समाज में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि आप जैसे मेन और वुमेन दोनों ही सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेन की जो है सैलरी ज्यादा होती है, वुमेन को उसी काम के पैसे कम मिलते हैं। तो इस तरीके के जो एक डिस्क्रिमिनेशन है वो जेंडर उसमें देखने को मिलता है। ये आपको मेन और वुमेन में लड़ाई है, कई बार मारपीट हो जाती है, तो वो सब चीजें जो है इनइक्वालिटी के कारण होती है। फिर आता है रीजनल इनइक्वालिटी। रीजनल इनइक्वालिटी क्या हुआ, क्षेत्रीय तौर पे। अब अलग अलग स्टेट्स है, रीजन्स हैं, उनके में भी जो डेवलपमेंट होता है उसमें भी बहुत ज्यादा असमानता होती है, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है और कुछ ऐसे होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं। कारण क्या होता है, इससे जो रिसोर्सेज है, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनका एक अनइक्वल तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये तो आपको सोशल इनइक्वालिटीज थी। अब इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या क्या है वो देखते हैं। पहला है अफर्मेटिव एक्शन, मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अब क्या कर रहा है, पॉजिटिव एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है कि भाई इन लोगों को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले।
ऐसे ये लोग हर वक्त जो है डिसएडवांटेज फेस ना करें, तो उसके लिए उन्होंने रिजर्वेशन करवाए गए हैं। रिजर्वेशन का एक कोटा रखा गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में, खास तौर से एससी एसटी और जो और बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए, ताकि उनको भी इक्वालिटी और सोशल जस्टिस मिल सके। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 15 और 16 जो है वो खास तौर से रोकता है डिस्क्रिमिनेशन किस किस आधार पे, रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ। इससे क्या होगा कि लॉ जो है उसके सामने आप सब बराबर हैं। हम किसी भी उसमें कि तुम क्या कहते हैं इस कास्ट को बिलोंग करते हो, या तुम रिच हो, या तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, उन सब बातों को लेके ध्यान में आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप कानून के सामने सब बराबर हैं और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आप सबको बराबर मौका मिले। फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 51A जो है वो इस बात पे जोर देता है कि जो हर एक नागरिक है उसका कर्तव्य है कि वो हार्मनी यानी कि जो शांति है उसको प्रमोट करे, या एक जो आपस में भाईचारे की भावना है उसको आगे बढ़ाए। इससे क्या होता है, एक इनडायरेक्ट तौर पे कहीं ना कहीं हम उस कोशिश को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमें सोशल इनइक्वालिटीज को कम करने में मदद कर। फिर आते हैं आपके स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो कि हमारा पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट को गाइड करता है पॉलिसीज बनाने में, खास तौर से ऐसी पॉलिसीज जिनका मकसद होता है कि वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को हासिल करें, जिसमें आपका वेलफेयर और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी शामिल। फिर आता है लास्ट आपका लेजिस्लेशन। अलग अलग तरह की लॉज जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसमें प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, उनके ऊपर जो अत्याचार होता है उसके जो एक्ट्स हैं, या राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट्स, ये जो हैं अलग अलग तरह की ऐसी लॉज हैं जो खास तौर से प्रोटेक्ट करती हैं और सॉल्यूशन देती हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए, यानी कि वो ग्रुप जो बिल्कुल हाशिए पे होते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम लोग एक तरह से मेन स्ट्रीम से वंचित रखते हैं। तो ये आपका पहला आंसर था, ऑब्वियसली डिटेल्ड था। नेक्स्ट आता है डिस्कस द एफर्ट्स टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट इन इंडिया। आपको ऐसे कोशिशें बतानी है, ऐसे स्टेप्स बताने हैं जिससे हमारे जो इंडिया में लिटरेसी, जो पढ़ाई लिखाई का रेट है शिक्षा का, वो बढ़ा हो या बढ़ाया जा सके। तो पहले आते हैं नेशनल प्रोग्राम्स। अब नेशनल प्रोग्राम्स में जैसे कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, नेशनल लिटरेसी मिशन NLM और सर्व शिक्षा अभियान SSA। इसका मेन फोकस है इंक्रीज करने में लिटरेसी रेट्स को, खासतौर से रूरल और अनडेवलप्ड एरियाज में। जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका मकसद है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 साल की है उनके लिए। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE, ये जो RTE है ये लागू हुआ था 2010 में। इसमें क्या मैंडेटरी किया गया है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 6 से 14 साल की है, और इसने काफी ज्यादा योगदान दिया है लिटरेसी रेट को बढ़ाने में। फिर आता है एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ये जो नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है और नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स फॉर एडल्ट एजुकेशन है, इसका मेन एम है इंप्रूव करना लिटरेसी एडल्ट्स, जो बड़े लेके प्रौढ़ शिक्षा जैसे बोलते हैं, या ऐसे स्कूल जो क्या कहते हैं ऐसे बच्चे, यंग लोग जो स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए ये सब अभियान चलाए गए। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, कुछ प्रोग्राम्स जैसे कि ई लर्निंग के हैं, डिजिटल लिटरेसी है, ये भी काफी हद तक योगदान देते हैं। और क्या कहना चाहिए, इन्होंने भी एक तरह से योगदान दिया है इंट्रोड्यूस करने के लिए एजुकेशनल रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज को कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, खास तौर से जो ऐसे इलाके हैं जहां तक अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, या कुछ ऐसे बहुत ही इंटीरियर में एरियाज होते हैं जहां लोग पहुंचते नहीं है, वहां तक इन्होंने ई लर्निंग और डिजिटल लिटरेसी जो है तो उसको पहुंचाने की कोशिश की है। एजुकेशनल रिसोर्सेज और मौके उनको देकर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में ये आता है। फिर आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब NGO हो गए आपके,
और लोकल गवर्नमेंट्स हो गए या जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी बहुत एक्टिव तौर पे काम करती है लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाकर, एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाकर, या कैपेसिटी जो बिल्डिंग एफर्ट्स है कि उनकी ऐसी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए ये जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसमें बहुत ज्यादा सहायक होता है। थर्ड क्वेश्चन आता है रीजनलिज्म और लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, ये मेजर चैलेंजेस हैं नेशनल यूनिटी के लिए इंडिया के अंदर। अब आपको इसके बारे में डिस्कस। रीजनलिज्म क्या हुआ, इसमें मेनली क्या है, प्रायोरिटाइज करना रीजनल क्षेत्रीय इंटरेस्ट जो है उसको और उसकी पहचान नेशनल यूनिटी में। इसके कारण क्या होता है, कई बार डिमांड्स खड़ी होती है कि हमें ज्यादा छूट मिले या ज्यादा हमें सेसेशन मिले, जिससे जो एक नेशनल हमारी कोहेशन है, कोहेशन का मतलब होता है जैसे हमारी जो एक टाइटनेस है, एक यूनिटी है, उसको जो है काफी हद तक परेशान करती है या बाधित करती है। भाई हर स्टेट या हर रीजन चाहेगा कि हमको ज्यादा से ज्यादा छूट मिले, हम जो चाहते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए हमें वो मिले। उससे क्या होता है भाई, जब एक नेशनल तौर पे बॉन्डिंग है, सब लोग यूनाइटेड हैं, उसमें कई बार इसके कारण प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। ये जो रीजनल तौर पे डिस्पैरिटीज होती हैं डेवलपमेंट में, वो भी कई बार जो वहां के रीजनलिस्ट होते हैं, जो लोकल क्षेत्रीय लोग होते हैं, उनकी भावनाओं को भड़का देती है। क्योंकि जो लोग लेस डेवलपमेंट रीजन्स में होते हैं या डेवलप रीजन्स में होते हैं, उनको ऐसा फील होता है जैसे हम तो बिल्कुल निग्लेक्टेड है, हमको कोई बहुत ज्यादा हमारे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप सोच सकते हैं कि आप रह रहे हैं एक बहुत अच्छी जगह पे जहां पर आपको सब सुख सुविधाएं मिल रही, पर वहीं बगल में आपके एक ऐसा स्टेट है जिसको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज उसके पास नहीं है। अब वो उसकी जो फैसिलिटीज है तो वो कंपैरेटिव हो जाता है कि भाई और लोगों को तो इतना मिल रहा है, हमें नहीं मिल। कई बार ऐसे जो है क्षेत्रीय तौर पे लोगों की भावनाएं आहत होती है और फिर वो जो है डिमांड्स जो है उनको सामने रख देते हैं। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म क्या है, ये है प्रमोशन एक लैंग्वेज का दूसरे के ऊपर। इसके कारण अगेन डिस्क्रिमिनेशन होता है नॉन नेटिव स्पीकर्स। इंडिया में हमारे यहाँ इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसी के कारण टेंशन क्रिएट होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है लैंग्वेज ग्रुप्स के बीच में, और जो हमारी नेशनल यूनिटी पर असर डालती है। चैलेंजेस क्या है नेशनल यूनिटी के, पहले तो ये बताया गया आपको कि रीजनलिज्म और लिंग्विस्टिक शोविनिज्म होता क्या है, ये कैसे हमारे नेशनल यूनिटी के लिए चैलेंज। पहला है फ्रेगमेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी। ये जो रीजनलिज्म और लिंग्विस्टिक शोविनिज्म है, ये कई बार एक जो हमारी शेयर्ड तौर पे नेशनल पहचान है, तब हम सब लोग जो हैं एक राष्ट्र की हमारे से पहचान है, उसको कहीं ना कहीं ये लोग डाउन करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो इनके रीजनल या लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं उन पे ज्यादा जोर डालते हैं, बजाय जो हम लोगों के कॉमन नेशनल गोल्स होने चाहिए उसकी जगह ये अपने वाले जो एरियाज हैं उनके ऊपर ज्यादा जोर डालते हैं। पॉलिटिकल तौर पे एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत ज्यादा रीजनल और लिंग्विस्टिक सेंटिमेंट्स को भड़काती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं खाली अपने इलेक्टोरल गेन्स के लिए, डिविजन्स को बढ़ाती हैं, और जो नेशनल इंटीग्रेशन की इफर्ट्स है, यानी कि जो हम लोगों को एक अखंड राष्ट्र बनाए रहने के लिए रखने के लिए जो कोशिशें हैं उनको कमजोर करती हैं। डेवलपमेंट डिस्पैरिटीज हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होने के कारण बहुत सारी फीलिंग्स जो है लोगों में आती हैं कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। इससे जो रीजनलिस्ट या जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उनको एक तरह से भड़का दिया जाता है, उनको लगता है कि देखो हमारे साथ जो है डेवलपमेंट में भी एक भेदभाव किया जा रहा है। फिर आता है इंटर कम्युनिटी टेंशन। ये जो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म है, इसके कारण बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं अलग अलग लैंग्वेज इन कम्युनिटीज के बीच में, जिससे आपस में एक सामाजिक तौर पर टशन आ जाता है, एक लड़ाई हो जाती है, और जो हमारी एक राष्ट्रीय शांति है वो उसको कहीं ना कहीं भंग करने की कोशिश होती है। एफर्ट्स क्या होने चाहिए इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, बैलेंस डेवलपमेंट, ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिनका मेन एम हो कि बैलेंस तौर पे रीजनल डेवलपमेंट हो, ताकि जो भी डिस्पैरिटीज हैं या रीजनल टेंशंस हैं उनको कम किया जा सके। प्रमोशन नेशनल इंटीग्रेशन का, एजुकेशनल प्रोग्राम्स या नेशनल कैंपेन्स ऐसे बढ़ाए जाएं, ऐसे प्रमोट किए जाएं
जिसके कारण हमारी जो यूनिटी है, नेशनल आइडेंटिटी है, या जो एक रिस्पेक्ट है हमारी डाइवर्सिटी के लिए, उसको प्रमोट किया जा सके। डिसेंट्रलाइजेशन और ऑटोनॉमी, एक हद तक रीजनल तौर पे छूट मिलनी चाहिए, जो कि हमारा जो एक राष्ट्र है उसके फ्रेमवर्क के अंदर आती है, ताकि जो उनकी क्षेत्रीय तौर पर आकांक्षाएं हैं उन पर भी ध्यान दिया जा सके, और हमारी जो एक राष्ट्रीय इंटीग्रिटी यानी अखंडता है उसको भी हम मेंटेन रख सके। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, अगेन डिस्कस इन डिटेल टेररिज्म क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं टेररिज्म की डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक। टेररिज्म का मतलब क्या हुआ? हिंसा का इस्तेमाल करना, धमकियां देना, थ्रेट्स जो होती हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा, ग्रुप्स के द्वारा, ताकि अपने पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल या जो रिलीजियस तौर पर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल किया जा सके। इनका मेन मकसद क्या होता है? डर पैदा करना, सोसाइटी को, समाज को बाधित करना, परेशान करना। और इनका टारगेट कौन होते हैं? ज्यादातर जो सिविलियंस होते हैं, जो लोग रहते हैं, वहां की बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, ये सब, या फिर जो सिंबॉलिक साइट्स होती हैं, जो लैंडमार्क्स होते हैं, उनको जो है ये लोग खास तौर से प्रभावित करते हैं डर पैदा करने के लिए। अब टाइप ऑफ टेररिज्म क्या है? सबसे पहले डोमेस्टिक टेररिज्म, ये इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के द्वारा किया जाता है अपनी कंट्री के अंदर ही। इनका मेन टारगेट क्या होता है? लोकल या नेशनल एंटिटीज को हार्म करना। खास तौर से जैसे इसमें आते हैं ऐसे मूवमेंट्स जो आपको जैसे कहना चाहिए ना कहीं एक असंतोष का माहौल क्रिएट करते हैं, या जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होते हैं, वो सब आते हैं डोमेस्टिक टेररिज्म। इंटरनेशनल टेररिज्म क्या हुआ? क्रॉस बॉर्डर अटैक्स या कोलेबोरेशन टेररिस्ट ग्रुप्स के बीच में अलग अलग कंट्रीज के। इनका मेन काम क्या होता है? ग्लोबल पॉलिटिक्स पर असर डालना या इंटरनेशनल डिस्ट्रप्शन को क्रिएट करना। अब इसका इंपैक्ट समाज पे क्या होता है? सबसे पहले फियर एंड अनसर्टेनिटी। टेररिस्ट जो एक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डर फैला देते हैं, लोगों के बीच में एक इनसिक्योरिटी सी आ जाती है, जो उनकी डेली लाइफ या जो एक समाज में उनकी जो एक स्थिरता है उसको कहीं ना कहीं बाधित करती है, कि आपको पता नहीं कल क्या हो जाए। इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, टेररिज्म के कारण बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है, कि वो लोग क्या करते हैं? डैमेज कर देते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन्वेस्टमेंट इसके कारण कम होने लग जाता है, और जो सिक्योरिटी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पॉलिटिकल टेंशन, जो रिलेशंस होते हैं स्ट्रेन के, मतलब जो नेशंस के बीच में, उनमें ये तनाव पैदा करता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, और गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं जो थ्रेट्स मिल रहे होते हैं उसके कारण वो जो है पीछे हटने लगती है, और इसके कारण जो सिविल की अपनी जो लोग हैं उनकी जो एक लिबर्टी है, उनको जो आजादी मिली है, उस पर भी कहीं ना कहीं टॉप लगता है। सोशल डिवीजन, टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है ज्यादा सोशल डिविजन को बढ़ावा देती हैं, कम्युनल टेंशन क्रिएट करती हैं, इसके कारण और ज्यादा लड़ाई और झगड़ा होता है, असंतोष फैलता है। अब काउंटर टेररिज्म मेजर्स क्या क्या हैं? इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस, जो हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग और सर्वेलेंस है, मेनली उनका क्या पर्पज है? कि वो डिटेक्ट करें, रोकें टेररिस्ट एक्टिविटीज को, उसके पहले की घटना घटे उससे पहले वो जो है उनको पकड़ ले। लेजिस्लेशन में यह है कि ऐसे लॉज को लागू किया जाए जो टेररिज्म को एक तरह से पनिश करे लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, ताकि उसका जो है उसके ऊपर केस चलाया जा सके, या उसको पनिश किया जा सके, या फिर उस अटैक को, उस टेररिज्म एक्ट को रोका जा सके। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और नेशंस के साथ कोलैबोरेट करना, ताकि आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, एफर्ट्स एक साथ मिलकर कर सकें, ताकि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसको रोका जा सके या इसके साथ डील किया जा सके। कम्युनिटी एंगेजमेंट, बिल्डिंग कम्युनिटी रीसाइलेंस, यानी कि ऐसे समुदाय को बनाया जाए जहां जो प्रोग्राम्स हैं वो, उनका जो मेन पर्पज है वो रेडिकलाइज करना ना हो। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज क्या होती हैं? जो बहुत ज्यादा ऐसी विचारधारा होती है जो काफी ज्यादा मतलब उत्तेजना वाली जो होती है, कि बिल्कुल स्प्रेड अवे एक्शन लेना है, मारना है, पर हमें पूरा कंप्लीट बदलाव चाहिए।
उसको रोकने के लिए या ऐसे टेररिस्ट ग्रुप में इन सब ऐसे लोगों को रिक्रूट करने को रोकने के लिए जो है कम्युनिटी का एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। तब क्या होता है कि हमारे समुदाय में बहुत सारे कम्युनिटी में ऐसे लोग रहते हैं जिनको जो लोग बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, जो लोग बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं कि हम जो है इसमें बदलाव करेंगे या ये हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमें इसका फौरन बदला लेना है। ऐसे लोग जो हैं टेररिस्ट ग्रुप्स बहुत जल्दी ज्वाइन करते हैं, तो उनको रोकने के लिए जरूरी है कि प्रोग्राम्स ऐसे चले जाएं या चलाए जाएं जिससे हम इन चीजों को डी रेडिकलाइज कर पाए और काउंटर अटैक कर। सिक्योरिटी मेजर्स, हमारा जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन आता है, पब्लिक फैसिलिटीज आती हैं, ताकि जो ऐसा पॉसिबल है कि आगे अटैक्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं उनसे जो है प्रोटेक्ट किया जा सके, या पॉसिबल अटैक्स को रोकने के लिए, उनसे बचाव के लिए हमें सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो अपने खास तौर से बढ़ाने बहुत जरूरी है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं इसके अगले वीडियो।